बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज ये हमारा 7th लेक्चर है। ये एक्चुअली लेक्चर नहीं है, ये एक तरह का एक ओवरव्यू है जो मैं लास्ट लेक्चर्स के हवाले से कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे जिसमें वो कुछ कंफ्यूज महसूस कर रहे थे अपने आप को कि लेक्चर जो मैं ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ हम सब हर सब्जेक्ट के लोग कर रहे हैं, तो उसको बुक के साथ कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसलिए मैंने पिछले 6 लेक्चर्स के हवाले से आज थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगी कि आपने अपनी ऑनलाइन लेक्चर को अपनी बुक के साथ कैसे रिलेट करना है और उन क्वेश्चंस को हमने कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि इस रनिंग सिचुएशन में जो हमारी एक एग्जिस्ट कर रही है सिचुएशन, इसमें अभी आइडिया नहीं है हमें कि हमारी क्लासेस जो हैं वो कब से स्टार्ट होंगी, रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए आप लोग जो हैं वो अपनी स्टडीज़ के साथ इन टच रहें, ताकि जो है वो आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग जो है आपकी जो लर्निंग है वो भी कंटिन्यू रहे। तो इस सिलसिले में आज जो हम लोगों ने अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम द बुक ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये होम्योस्टैसिस का चैप्टर था जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर जो था वो होम्योस्टैसिस के इंट्रोडक्शन के हवाले से लिया था, और उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन बताई थी, उसकी ये जो 3 मेन स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बारे में बताया था। इनकी डेफिनेशंस यहाँ आपके सामने आपको नज़र आएंगी, बड़ा क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा मैंने आपको उसमें बताया था कि कंट्रोल जो कंपोनेंट्स हैं आपके होम्योस्टैटिक सिस्टम के, किस तरह से आपका होम्योस्टैसिस का सिस्टम एक फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम के तौर पे काम करता है, जिसमें हमने रिसेप्टर था, हमने उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम और इफ़ेक्टर के रोल को स्टडी किया था। वो चीज़ आपकी इस पॉइंट पे, इस पेज पे डिस्कस्ड है, इसको आप यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म देखा था कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, उसको हमने डिफ़ाइन किया था, और उस बेसिस में हमने साथ बॉडी फ्लूइड और इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी। तो उसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। और उसमें मैंने आपको हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक की जो कंडीशंस हैं फ्लूड, बॉडी फ्लूड के हवाले से, एक्सटर्नल फ्लूड के हवाले से जो आपके सेल के आउटसाइड एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं सोल्यूट्स की, उसके हवाले से हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक की जो सिचुएशंस थी, कंडीशंस थी, मैंने उसको डिस्कस किया था बड़ा डिटेल के साथ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट उसी लेक्चर के अंदर जो दूसरा टॉपिक था, दैट वाज ऑस्मो रेगुलेशन इन द प्लांट्स, जिसके अंदर हमने देखा था कि पौधे अपने अंदर जो अपना ऑस्मोटिक फ्लूइड है उसको कैसे मैनेज करते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या एडॉप्टिव करैक्टर्स अपने अंदर जो हैं वो डेवलप किए हैं, जिसमें फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि जी ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की स्ट्रेटजीज़ के हवाले से पौधे जो हैं वो बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है हमारे पास, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। यहाँ ये चीज़ आप जहन में रखेंगे कि इस चैप्टर के जो आपको ये पेज नज़र आ रहा है, इसमें जो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक की कंडीशंस हैं, दे आर ऑल रिलेवेंट टू शॉर्ट क्वेश्चंस। इस पे बड़ा डिटेल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इन द सेम वे हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स, इन सब के ऊपर भी जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि लाइक व्हाट आर द हाइड्रोफाइट्स, व्हाट आर द अडैप्टिव करैक्टर्स दे हैव फॉर osmoregulation. In the same way we have the mesophytes. What are the mesophytes? What are the characteristics that have mesophytes have adapted for osmoregulation in the plants? So ये एक हमारा इसके साथ रिलेटेड है। Then we have the next lecture was on the osmoregulation in animals. ये भी एक कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जी कंपेयर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स विद ऑस्मो रेगुलेटर्स। मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ लेक्चर्स के अंदर इनसे रेलेवेंट डेफिनेशंस जो हैं वो बताई हैं। साथ ही इसमें से एमसीक्यूज़, बड़ा एक फेमस एमसीक्यू हमारे पास है, लाइक द हैग फिश इज़ द ओनली वर्टिब्रेट एनिमल। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट का जो कंपैरिजन है या इनके जो बीच का डिफरेंस है वो हम देख चुके हैं अपनी फर्स्ट ईयर की स्लिबाई के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि वर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज एनिमल्स विच हैव द वर्टिब्रल कॉलम, whereas the invertebrates are those which have which lack the vertebral column. So hagfish जो हमारे ऑस्मोकन्फॉर्मर्स हैं, ऑस्मोकन्फॉर्मर्स कौन थे? जैसे हमने लेक्चर में देखा था कि all those organisms which cannot resist the change in their external environment and they do not try to maintain their internal environment according to change in the external environment, they are called as osmoconformers. And all marine invertebrates
यानी जितने भी बगैर रीढ़ की हड्डी के इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। सिर्फ एक हैग फिश है हमारे पास जो कि कॉर्डेट है, एक वर्टिब्रेट है जो कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है। साथ फिर ये ऑस्मो रेगुलेटर्स की डेफिनेशन भी है। ये एक छोटा सा कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन के नोट तौर पे भी और शॉर्ट नोट के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो इसी जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर था उसी का एक पार्ट था कि जो ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, मरीन इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, के मरीन वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रेश वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने क्या अडेप्टेशंस अपने अंदर डेवलप की हैं। ये भी मैंने बहुत डिटेल में आपको सारे मेंशन किए थे कि इनकी फ्रेश वाटर वालों की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, टेरेस्ट्रियल की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता होता है। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ एक्सक्रीशन। क्या है हमारे पास एक्सक्रीशन? इज़ द रिमूवल ऑफ द वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स स्पेशली ऑफ नाइट्रोजनस ओरिजिन फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम लोगों ने टॉपिक देखा था। एक्सक्रीशन के हवाले से मैंने बहुत डिटेल से एक्सक्रीशन को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, फिर उसमें से स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन किया था। तो ये एक तरह का एक इंट्रोडक्शन है एक्सक्रीशन का। देन वी हैव इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो नहीं आता, बट उसमें ये इस पोर्शन में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्सक्रीटोफोर का एक टर्म जो है वो प्रोमिनेंटली मैंशनड है। वाई द लीफ फॉल इन द ऑटम। ये एक बड़ा कॉमन से शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है कि वाई द येलोइंग ऑफ द लीव्स अकर और वाई द लीव्स फॉल इन द ऑटम, यानी ख़ज़ां के मौसम में जो हैं वो पत्ते ज़मीन पर क्यों गिरते हैं। तो उसका जवाब है हमारे पास ये कि ऑल द प्लांट्स हैव लीव्स विच एक्ट एज एक्सक्रीटोफोर्स, यानी जो लीव्स पौधे हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल, और भी स्ट्रेटजीज़ हैं जैसे हमने इसमें देखा कि जी वैक्यूल्स होते हैं, उसके अलावा हमने देखा कि जी केमिकल डेपोजिशंस हैं कि पौधे अपने स्टेम के अंदर या अपने प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं वेस्ट मटेरियल को, या जैसे इसमें हमने देखा कि जी केमिकल वॉरफेयर है कि वो रूट्स के ज़रिए ज़मीन का हिस्सा बना देते हैं और इस तरह से सराउंडिंग इन्वायरमेंट में प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रेटजी है पौधों की अपने वेस्ट मटेरियल से निजात हासिल करने की, उसको एक्सचेंज करने की विद एनवायरनमेंट, वो है लीव्स के थ्रू। यानी वो अपने लीव्स में जो है वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेंगे और इसी वजह से फिर जो लीव्स हैं दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स। ठीक है जी, इस पूरे टॉपिक में से ये शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकता है, 3 से 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है, और जो है वो इसमें से बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि वाई द लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स। तो इसमें से इसको इस तरह से आप देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने देखा, बार बार आपको मैंने डिस्कस किया वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारे पास गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और मेनली जो उसमें से हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इसमें इस पोर्शन में, इस टॉपिक में जो है वो वही डिटेल हमारे पास मेंशन है कि बेसिकली जो आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती हैं, जब वो प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स टूटते हैं तो उस प्रोसेस में अमाइनो ग्रुप रिलीज़ होता है जिसको हम डी एमिनेशन बोलते हैं। ये मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, डी एमिनेशन बोलते हैं। और उसकी वजह से फिर जो है वो अमाइनो ग्रुप की प्रोडक्शन है और वो अमाइनो ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा ऑर्गेनिज्म का, जिस तरह के माहौल में जानदार रहता होगा, उस हिसाब से नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रीट होगा, लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये उन्होंने मेनली डिस्कस किया हुआ है कि जी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो 3 मेन फॉर्म के हैं, सबके अंदर सब मौजूद नहीं होते, इनमें से कोई एक जो है वो मेन, ये हम मेन की बात कर रहे हैं, अमोनिया मेन है, एक यूरिया कुछ ऑर्गेनिजम्स में मेन है, यूरिक एसिड मेन है। इसके अलावा ये माइनर जो ट्रेस अमाउंट्स में जो प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट वो डिस्कस किए हुए हैं। ये एक ओवरव्यू है हमारे पास अबाउट द अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन जो हमारे पास है, दिस इज़ द जो हमने मेरा लास्ट लेक्चर था वो इसके ऊपर था, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स के ऊपर।
ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसको मैंने बड़ी डिटेल से आपको उसमें मेंशन किया था कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, जो रहते हैं बहुत ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर जो है वो डीएमिनेशन, ये जो प्रोसेस था, इसके ज़रिए से अमोनिया जो है वो कन्वर्ट, माइनो ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया। और ये जो अमोनिया है इसको वाटर को रिमूव होने के लिए एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है। इसी तरह वो जानदार जो कि ज़मीन पे रहते हैं उनके अंदर यह माइनो ग्रुप जो है वो यूरिया की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे in those organisms which live on the which live in the air which have limited quantity of water, extreme shortage of water, उनके अंदर अमाइनो ग्रुप जो है दैट गॉट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है जो बड़ा डिटेल लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था। और ये एक 8 नंबर का सवाल है और उसको जिस तरीके से मैंने उसको इसमें डिस्कस किया है हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर, आपने उसको उसी तरह से प्रिपेयर करना है अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक के कंपैरिजन के साथ। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है कि व्हाट इज़ द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या होता है जिसके ज़रिए से अमाइनो ग्रुप इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जितने भी ज़मीनी जानदार हैं उनके अंदर अमाइनो ग्रुप जो कि बनता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म की वजह से, वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर। दीज आर द केमिकल फार्मूलाज। ये ज़हन में रखेंगे आप कि जब भी आप इनका कंपैरिजन लिखेंगे, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री, यू हैव टू मेंशन दीज 3 केमिकल फार्मूलाज इन योर कंपैरिजन। आपने जो कंपैरिजन लिखना है उसके अंदर ये तीनों फार्मूलाज मेंशन करने हैं। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट कि जब हम अमाइनो ग्रुप को यूरिया में कन्वर्ट होते देखते हैं तो उसके अंदर ये जो साइकिल है यूरिया साइकिल के नेम से, ये साइकिल जो है वो आपके इस क्वेश्चन का एज इट इज़ हिस्सा तो नहीं है, लेकिन दैट इज़ मैंशनड हियर। और ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द यूरिया साइकिल, या एक्सप्लेन द यूरिया साइकिल, या ड्रॉ द यूरिया साइकिल। तो आप इसको इस रेफरेंस में ज़हन में रखेंगे और इसको मैंशन करेंगे। सो ये जो हमारे पिछले 6 लेक्चर्स थे उसके हवाले से जो है वो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आपने किस टॉपिक को किस तरह से किस रेफरेंस में याद करना है और उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट मंडे को जो लेक्चर अपलोड होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। ये बुक मैंने आपको शो कर दिया है। इसको ज़हन में, मैं टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो आपके लेक्चर्स प्रिपेयर करती हूँ, लिहाजा आप जब भी किसी लेक्चर को नोट करें, सुने, तो आप अपनी बुक को अपने सामने रखें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बुक के ऊपर नोट करें, बुक पे लिखें। उसी रेफरेंस में मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस टॉपिक में से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उनको ध्यान से सुना करें और बुक को सामने रख के फिर आप उनको समझने की कोशिश किया करें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं वो अपनी बुक पे नोट किया करें ताकि आपको लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा हो और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि होपफुली जब हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा तो वी आर नॉट गोइंग टू रिवाइज दीज टॉपिक्स। सो अब नेक्स्ट अगर आपके जहन में कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।